गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास 11th। बच्चों, मैं 2 क्लास में पहले पढ़ा चुका हूँ, ये मेरा 3rd क्लास है जिसमें आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में आज बताऊँगा कि कैसे भोजन का पाचन होता है, कौन से एंजाइम्स उनके पाचन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से शुरू होता है एनस में ख़त्म होता है। मैं बच्चों पढ़ा चुका हूँ कि वैसे वह एलिमेंट्री कैनाल जिसमें 2 ओपनिंग है, माउथ और एनस, उसको कहता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, आज मैं जो डाइजेशन एंड जो फूड का जो डाइजेशन है उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ कि फूड जो है ये 6 कंपोनेंट से बने हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। जिसमें डाइजेशन जो होता है, पाचन जो होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। विटामिन, मिनरल्स और जो वाटर हैं, इनका डाइजेशन की दरकार नहीं पड़ती है, क्योंकि इनको हमारा बॉडी, हमारा सेल इनको उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है। इनके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, बिग मॉलिक्यूलर साइज होते हैं। हमारा सेल बहुत छोटा एंटिटी है, माइक्रोस्कोपिक है, उनको डाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में टूटना है। उनको जो अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म है उनको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना है, जिससे कि हमारा सेल उसको एब्जॉर्ब कर सके। और हमारा सेल जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जिस रूप में हम लें, लेकिन वो अल्टीमेटली ऑल द कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ऑल द प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स, ऑल द फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्वेश्चन पूछा था वाई, क्यों? जो रोटी, चावल, मीट, मुर्गा जो खाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में लेते हैं। आप लोग होटल जाते हैं, मीनू में 1000 आइटम है, क्या हमारा सेल उनको जानता है? वो चिकन बिरयानी को जानता है? जी नहीं साहब, वो उसको मालूम है उसके मीनू में हमारे सेल, जिनसे हमारा शरीर बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। शरीर हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जिससे मेरा बॉडी बना। हमारे सेल के मीनू में क्या है? हमारे सेल के मीनू में 3 आइटम है बेटा: ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। वो इसी 3 को जानता है। इसलिए बॉडी की मजबूरी है कि जो भी खाना हम खाएं उनको अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, अमीनो ऑल प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होना है, फैट को फैट एसिड में कन्वर्ट होना है। और बच्चे पढ़ चुके हो कि सेलुलर फ्यूल क्या है भाई? वो है ग्लूकोज है। सेलुलर फ्यूल क्या है? ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज क्या देता है? एनर्जी देता है। एनर्जी से क्या होता है? वर्कडन होता है। जब खाना खाएंगे ताकत मिलेगा तो हम काम करेंगे। खाना नहीं खाओगे, भूखे रहोगे, कमज़ोर हो जाओगे, कोई वर्क नहीं हो, कोई काम नहीं होगा। इसलिए बच्चों, भोजन का डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। समझ लो डाइजेशन क्या है। घर में जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर मशीन देखे हो ना, बस वही चीज़ भगवान ने हमको अंदर फिट कर रखा है। ये जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर है, डालते हो तो घुर्र चलता है, कैसा बन के निकलता है। वही चीज़ कहानी यहाँ खाना खाते हो, अब पोटी पीछे से कैसा निकलता है देख लो। तो देखने की चीज़, रोज़ समझने की चीज़, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसको पढ़ो बेटा। ये डाइजेशन, जो फूड का डाइजेशन हुआ, ये 2 फॉर्म हुआ, मैकेनिकल और बायोकेमिकल। मैकेनिकल जो हुआ, दूसरी बात है ये डाइजेशन जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म में बड़े टूटने की क्रिया है, फोटोसिंथेसिस जुड़ने की क्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलकर ग्लूकोज बना। अब वो ग्लूकोज यहाँ टूटता है, टूट करके वही ग्लूकोज जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसको सेलुलर एनर्जी कहते हैं, एटीपी। ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल कहते हैं, एटीपी को सेलुलर एनर्जी कहते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है साहब? ये सेल में हो रही है। सेल में कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ये इसलिए डाइजेशन जो है 2 प्रोसेस है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल। बायोकेमिकल को मतलब हुआ फूड का जो ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पाचक रस, जिसको एंजाइम कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। अब आगे देखिए साहब, बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब क्या हो गया? बकल कैविटी का मतलब मेरा मुंह को अंग्रेजी में बकल कैविटी कहो, ओरल कैविटी कहो, मुंह कहो, सब एक ही चीज़ है भाई। तो ये मुंह का काम क्या है? मुंह के अंदर क्या है? दांत है और जीभ है। सबके अंदर दांत और जीभ है भैया। दांत कितने तरह के हैं? 4 तरह के दांत हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। पढ़ चुके हैं ना बेटा? इंसीजर का काम क्या है? काटना। कैनाइन का काम क्या? चीरना, फाड़ना। प्रीमोलर, मोलर का काम क्या है? ग्राइंडिंग, मैस्टिकेशन का काम करना होता है बेटा।
कुछ हाथी का जो दांत है, सूंड है, वो कौन सा दांत है? अपर इंसीजर है, मालूम है ना। हम लोग के दांत में दो तरह के दांत है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, दूध का दांत, और एक होता है परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ को कहता है डेसिडुअस टीथ भी कहता है, टेम्पोररी टीथ भी कहता है। फॉर्मूला क्या है भैया मिल्क टीथ का? 2102। और दांत कितने हैं मिल्क टीथ में? 20 दांत हैं। एडल्ट में कितने दांत है भाई, जिसको परमानेंट टीथ कहता है, एडल्ट टीथ कहता है? 32 दांत होते हैं। मुंह में कितने दांत हैं? 32 दांत है भाई। फॉर्मूला क्या है डेंटल फॉर्मूला? 2123। 2102 मतलब हमारे बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है। और क्या नहीं होता भाई? एक मोलर नहीं होता है, जो कहता है अकल दाढ़ कहते हैं, इसको विजडम टीथ कहते हैं, जो 18 से 25 साल की उम्र में वो आता है, विजडम टीथ कहते हैं। थर्ड मोलर इज कॉल्ड विजडम टीथ, जो 18 से 25 में आता है, जो हमारे बॉडी में फंक्शनलनेस है, उतना कोई उसका फंक्शन नहीं है। दांत में जो बाहर का जो पोर्शन चमक रहा है, इनामेल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, एमिलोब्लास्ट सेल बनाता है उसको, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये जीव टंग कहते हैं। टंग को काम क्या है? स्वाद है, बचपन से पढ़ते हैं, टंग टू टेस्ट। टंग का काम क्या है? जीव का स्वाद कर लेना काम है। ये जीव में कितने तरह के स्वाद लेते हैं? 4 तरह का। कौन कौन स्वाद है भाई? SSB याद कर लीजिए, संजय भदानी याद कर लीजिए, मास्टर साहब का नाम संजय भदानी है। 3SB स्वीट, साल्ट, सावर। अंदर में है बीटर, कड़वाहट। कुछ लोग मिर्चाई खाते हैं, तीता लगता है, किसका कमाल है? तो भाई तीता जो लगता है वो बर्निंग सेंसेशन है, उसका कोई टेस्ट बर्ड नहीं है। हमारे जीभ पर छोटे छोटे प्रोजेक्शन निकले होते हैं, जो पैपिली कहते हैं, उसको टेस्ट बर्ड पाया जाता है। टेस्ट बर्ड की संख्या 4 है। कौन कौन है? SSS, ट्रिपल S, SSB स्वीट, साल्ट, सावर और बीटर। बीटर कहाँ है? अंदर में है। और हमारा जीभ जो है ये बकल कैविटी से पीछे की ओर अटैच है। उसका नाम क्या, किससे अटैच है भाई? उसका नाम है फ्रेनुलम। क्वेश्चन खूब आता है मेडिकल की परीक्षा में, कहा टंग इज अटैच टू द ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। कोई दिक्कत नहीं बेटा। जीभ का क्या करता है? बोलने में काम करता है। हमको जो है ये दांत का ब्रशिंग का काम करता है, दांत को सफाई भी करता है, फूड को जो है सलाइवा से मिक्स करता है, स्वाद लेता है। उसके बाद भोजन कहाँ आ गया? आ गया फेरिंग्स में। अगला पोर्शन क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है नाक का और मुंह का। नाक का और मुंह का, बहुत लोग देखो कि नाक, मुंह से पानी पिए, नाक से निकाल दिए, नाक में इधर से धागा डाले, नाक से निकाल दिया, मतलब अंदर जो है दोनों जुड़ा हुआ है। तो नेजल पैसेज, नाक और मुंह अंदर जुड़ा हुआ है, इसको फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स का काम क्या है? भोजन को निगलने में मदद करता है। और निगलने को क्या कहते हैं? सोलोइंग या डिग्लूटेशन कहते हैं। उसके बाद भोजन कहाँ आया साहब? ये फूड पाइप में आया। फूड पाइप को ओसोफेगस कहते हैं। ओसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होता। क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का डाइजेशन कहाँ नहीं होता है, तो फेरिंग्स में, ओसोफेगस में, फूड पाइप में डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद ओसोफेगस कहाँ आ गया? पेट में आ गया। पेट का शेप कैसा है साहब? पेट का शेप जे शेप का है। पेट कितने पार्ट का बना है? 4 पार्ट का बना है। फॉर्मूला बता दिए थे, CFL बल्ब याद कर लेना, कहीं भूलोगे नहीं। CFL बल्ब और BP। जब पेट में भूख लगेगा ना, तो पेट में आग लगेगा, तो CFL बल्ब तेरा जलेगा और तेरा BP हाई हो जाएगा, चिल्लाएगा मम्मी खाना दो, मम्मी खाना दो। BP हाई होता है ना। C से कार्डिक, F से फंडिक, B से बॉडी, P से पाइलोरिक। उसके बाद क्या है? बताए थे कि जो ओसोफेगस है और स्टोमक है, वहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, क्या कहते हैं? गैस्ट्रोओसिफिजियल स्पिंचर वाल्व है, वन वे ट्रैफिक देता है। कभी कभी तब तो होगा भाई कि मूड़ी नीचे करे, पैर ऊपर करे, तो खाना, पेट का खाना मुंह से निकलेगा, नहीं निकलता है, वही वाल्व रोक देता है, वन वे ट्रैफिक है। उसके बाद पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है, HCl है, यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। उसके बाद भोजन चला गया इंटेस्टाइन में। अब देखिए क्या कहता है? टीथ और टंग, जीभ और दांत क्या करता है? मुंह में क्या है? सलाइवा है, थूक है। 1 से 1.5 लीटर थूक पर डे बनता है। और जान लो कि जो थूक का जो निर्माण करता है, सलाइवा का निर्माण करता है, उसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। हमारे मुंह में 3 पेयर या 6 इन नंबर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, 6 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। पेयर में 3 पेयर होते हैं। कान के नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसको पैरोटिड कहते हैं। और जो सांप होता है, सांप का जो जहर है, जिसको वेनम कहते हैं, वो पैरोटिड ग्लैंड जो है ना, वही वेनम का, सांप के जहर का निर्माण करता है, ये जान लो। और उसका जो फैंक्स, जिससे वो सांप मारता है, फैंक्स कहते हैं, उसका केनाइन है,
याद कर लो बेटा। हम लोग में जो पैरोटिड है, खूब क्वेश्चन आता है मेडिकल के परीक्षा में, भैया ये जो एक बीमारी है मम्स, जो गलसुआ कहते हैं, तो गलसुआ में क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड है जो कान के नीचे में है, इसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गया, दर्द होता है, उसको कहता है मम्स गलसुआ। खूब क्वेश्चन आएगा मेडिकल परीक्षा में कि मम्स क्या है भैया, तो पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारे मुंह के अंदर में नहीं है, हमारे मुंह के बाहर में है, जीभ के नीचे सबलिंगुअल, ये दोनों जबड़ा के बीच में सबमैक्सिलरी, और कान के नीचे पैरोटिड। इसलिए सलाइवरी ग्लैंड हमारे बकल कैविटी के बाहर है, लेकिन अपने सिक्रीशन को बकल कैविटी में डाल देते हैं बेटा, ये जान लो, और कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आगे देखो कि जो सलाइवा है, जो थूक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पान खाते पुक पुक फेंकते रहते हैं, अरे बॉडी का बहुत बड़ा वो पाचक रस है, बहुत बॉडी को बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल है, आप उसको बर्बाद मत करो बेटा। द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, थूक के द्वारा क्या करते हैं, दांत भोजन को तोड़ता है, छोटे छोटे जीभ उसको भोजन जो है सलाइवा को भोजन के साथ मिक्स करता है, और जो चीज़ बना उसका नाम क्या हो गया, बोलस हो गया। सलाइवा प्लस फूड को क्या कहा, बोलस कहा। म्यूकस इन सलाइवा, सलाइवा में क्या है, म्यूकस है। म्यूकस क्या है, स्लिपरी प्रोटीन है जो भोजन को चिकनापन देता है और लुब्रिकेट करता है और भोजन को आपस में, पार्टिकल्स को आपस में जोड़ता है, लुगदी बनाता है, और जब वो भोजन फिर क्या है बेटा, आगे देखिए। उसके बाद क्या हुआ कि बोलस इज देन कन्वर्ट इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से ओसोफेगस में गया, और स्वॉलिंग का काम क्वेश्चन पूछेगा, या डिग्लूटेशन का काम जिसको निगलना कहते हैं, कहाँ होता है, फेरिंग्स रीजन में होता है। ये ओसोफेगस है, ये फूड पाइप है, इसमें जो है जो मूवमेंट हो रहा है उसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। फूड पाइप में भोजन जो आगे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है भाई, एक मूवमेंट, उसका नाम है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या है भैया, सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का जो है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, पुछ पुछ आगे बढ़ता है। हम लोग कोई चीज़ ठूसते नहीं हैं, वो ऑटोमेटिक क्रिया है। इनवॉलेंट्री एक्शन, रात में खाना खाया, सुबह खाना पच गया, हमारे कहने से रुकता नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, स्वतः वो काम होते रहता है, पाचन की क्रिया होते रहती है, बच्चे दिमाग में रखना। और जब ओसोफेगस फूड पाइप कहाँ खुलेगा, स्टोमक में, वाल्व का नाम क्या है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंचर, ये वाल्व का काम करता है, वन वे ट्रैफिक प्रोवाइड करता है। अब आगे देखो बेटा क्या कहता है, आगे ये कहता है कि जो सलाइवा सिक्रेटेड इन दी ओरल कैविटी, जो सलाइवा थूक है वो किस चीज़ से बना हुआ है, खूब क्वेश्चन आएगा हर परीक्षा में, तो इसका कंपोजिशन याद कर लो बेटा। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है नमक, घर में नमक खाते हो, नमक का केमिकल फार्मूला क्या है, NaCl, देखो Na भी है और Cl भी है। फिर पोटासियम, सेंधा नमक खाते हो, KCl, सेंधा नमक खाया करो, प्लेन नमक मत खाया करो, लंबी जिंदगी चाहते हो बेटा। हाई बीपी, डॉक्टर नमक खाना बंद कर देगा, यही NaCl का कमाल है, इसलिए नमक खाना बंद करो और सेंधा नमक खाओ। KCl जो पुराने जमाने में लोग खाते थे, आपकी आयु बढ़ाई। KCl पोटासियम आयन है, ये बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट क्या करेगा, बाइकार्बोनेट अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा नाम सुने हो ना, SCO3 और HCN पाया जाता है, थायोसाइनाइड। और क्या है, एंजाइम में क्या है, सलाइवरी अमाइलेज है जिसको टाइलिन भी कहते हैं, और लाइसोजाइम में एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को किल करता है। हाथ में मिला, पंडित चनामृत मिला, लेकिन चाट लिए, हाथ धोए नहीं, खा लिए, तो हजारों बैक्टीरिया मुंह में घुस गया, तो भगवान जी ने लाइसोजाइम नाम का एंजाइम दे दिया जो बैक्टीरिया को किल कर दिया। हाथ तो धोते नहीं हो, बस जहाँ मिला जो चीज़ मिला गप गप चाट लिए, खा लिए, बस हो गया। कहता है कि हमारे डाइजेशन में भैया कितना तरह का जूस हेल्प करता है, भोजन को पचाने में 5 किस्म का, 5 रगन के जूस हेल्प करता है। सलाइवरी जूस, सलाइवरी जूस, पेट वाला गैस्ट्रिक जूस, लीवर वाला बाइल जूस, पैंक्रियाज वाला जिसको अग्नाशय कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस, और ये इंटेस्टाइनल जूस है जिसको कभी कभी तुमको गड़बड़ाने के लिए परीक्षा में सकस इंट्रिकस लिख देगा। इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है सकस इंट्रिकस। पैंक्रियाटिक जूस क्या है भाई, पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज हमारे बॉडी का ऐसा ग्लैंड है जो एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। इंसुलिन का नाम सुना होगा ना, जो मधुमेह होता है, चिनिया का बीमारी, इंसुलिन का निर्माण यही करता है बेटा। आगे देखिए, केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंसिडेंट इन ओरल कैविटी,
भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हुआ, तो बोलेगा मुंह से शुरू हुआ। किस भोजन का शुरू हुआ, तो बोले कार्बोहाइड्रेट का शुरू हुआ। कार्बोहाइड्रेट में किसका, तो स्टार्च का। तो कौन पाचन करता है, एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएटेड शुरू कहाँ हुआ, ओरल कैविटी में हुआ। एक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोलाइटिक एक्शन। हाइड्रोलाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, इसलिए कहता है डाइजेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक प्रोसेस, टूटने की क्रिया है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च, ये देख लो ना बेटा, 30% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हुआ, मुंह में हुआ। किसके द्वारा हुआ, सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा। मुंह का पीएच कितना, 6.8, स्लाइटली क्या हुआ, स्लाइटली एसिडिक है ना, स्लाइटली एसिडिक है। 7 होता तब न्यूट्रल होता, स्लाइटली एसिडिक है। अब क्या बन गया, माल्टोज। माल्टोज डाइसेक्राइड है, ये पॉलीसेक्राइड है, दिमाग में बैठा लो। और हमको सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज, वो क्या है, मोनोसेक्राइड। ये माल्टोज, आगे ग्लूकोज कैसे बनेगा, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में कैसे बनेगा, आगे देखते जाओ भगवान जी का कमाल कैसे कैसे है। म्यूकोसा ऑफ स्टोमक, हमारा पेट में कहे कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल ऑसोफेगस से लेके एनस तक हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जिसको बॉवेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बॉवेल। ये जो है 4 तरह के लेयर से बना है। सबसे बाहर पढ़ा चुके हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। मस्कुलरिस का फॉर्मूला बता चुके हैं। एमएलए का नाम सुनोगे, एमएलसी, विधान परिषद के मेंबर को एमएलसी कहते हैं। विधानसभा एमएलए, विधान परिषद एमएलसी। एमएलसी याद कर लो, तभी जिन बेड़ा पार होगा बेटा। को हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है। स्टोमक का जो म्यूकोसा है, जितना ग्लैंड है बॉडी में, सब इसी रीजन में पाया जाता है। एक बात याद कर लो बेटा, बच्चे लोग, कि हर परीक्षा में, मेडिकल का परीक्षा हो या कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सब म्यूकोसा में ग्लैंड एक पाया जाता। ड्यूरोनियम के सब म्यूकोसा में एक ब्रूनर ग्लैंड पाया जाता है, जो हर परीक्षा का हिट क्वेश्चन है, याद कर लो। लेकिन 90%, 99% जो ग्लैंड हैं वो म्यूकोसा रीजन में पाए जाते हैं। ये म्यूकोसा, पेट के म्यूकोसा रीजन में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं 3 तरह के सेल से बने हैं, म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल और पैराइटल सेल। अब यहाँ एक वर्ड आ गया, जाइमोजेन सेल। पेप्टिक सेल का दूसरा नाम चीफ सेल है, जाइमोजेन सेल। अभी जाइमोजेन सेल क्या बोला है भैया, अरे भाई जाइमोजेन सेल मतलब हुआ कि वह सेल जो भी चीज़ बनावे वो इनएक्टिव फॉर्म में बनावे। कुंभकर्ण सुतल रहता था, वो एक्टिव नहीं था, इनएक्टिव था। तो वो इनएक्टिव फॉर्म का जो सेल है उसको जाइमोजेन सेल कहते हैं। जो इंजाइम बना रहा है उसको प्रो इंजाइम कहते हैं। प्रो इंजाइम मतलब इनएक्टिव इंजाइम। पेप्सिनोजेन, रेनिनोजेन, प्रोरेनिन, जो दूध को पढ़ाएंगे अभी, जो मिल्क प्रोटीन है ना, कैसीन, उसको पाचन में काम करेगा। तीसरा पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल, क्या बनाया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पूछेगा पेट में कौन एसिड, HCl। और क्या बनाया, इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl क्या करता है भैया, HCl का बड़ा कमाल है। HCl जो है pH 1.8 यही बता दिया कि यहाँ पर 3 pH या 6.8, 1.8, 7.8। मुंह में 6.8, पेट में 1.8, इंटेस्टाइन में 7.8। pH तो याद कर लेना बेटा, हर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद HCl क्या करता है कि जो खाना से जो बैक्टीरिया मुंह से बचा पेट में गया, उसको HCl साहब जो है जान मार दिए। उसके बाद क्या करता है कि जो इंजाइम है पेप्सिनोजेन, ये जो है एसिडिक मीडियम में काम करता है। इसलिए पेप्सिनोजेन इनएक्टिव इंजाइम को एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम HCl करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है, ये विटामिन B12 जो कहता है साइनोकोबालामीन, जिसमें कोबाल्ट नाम का एलिमेंट है। क्वेश्चन पूछेगा वह विटामिन का नाम बताओ, कोबाल्ट। विटामिन B12, बीमारी परनीसियस एनीमिया, ये क्या करता है, RBC के फॉर्मेशन में मदद करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ये गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक HCl या जो है गैस्ट्रिक जूस जो है RBC के फॉर्मेशन में कैसे मदद करता है, बोलिएगा सर HCl जो है ये फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट करता है, और फेरस आयन जो है RBC के फॉर्मेशन में मदद करता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 को बॉडी के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और B12 क्या करता है, B12 क्या करता है, मैचुरेशन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल। एक ऐसा सेल है जो न्यूक्लियस नहीं है साहब, खाली हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना काम है, उसमें मदद करता है। इसलिए
ये जो गैस्ट्रिक जूस इरेथ्रोपोएसिस करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। अब आगे बढ़िए। अब वो पेट में खाना के घंटा रहता है भैया? 4 से 5 घंटा रहता है। आगे क्या कहता है? मुंह में जो भोजन बना सलाइवा को उसको क्या कहा? बोलस। पेट में जो एसिड के साथ जो भोजन का जो रूप है उसके रूप का नाम है काइम, CHYM काइम। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन का रूप रहेगा उसका नाम है काइल, CHYLE काइल। तो भोजन का 3 रूप, मुंह में बोलस, इधर चाइम, काइम कहते हैं CHY काइम, और इंटेस्टाइन में काइल, CHYLE काइल। याद कर लो बेटा। पेप्सिनोजन फॉर्मेशन कौन किया? पेप्टिक सेल किया, चीफ सेल किया। इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन नाम है। किसको पचाता है? पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। पीपी याद कर लेना, पीपी याद कर लेना भैया, कभी गड़ा होगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट कभी भूल के मत लिख दियो, दोनों पी को पी से मिला देना, बायोलॉजी में ही खासियत है। पेप्सिनोजन जो है HCl की उपस्थिति में इनएक्टिव जो सुतल जो था वो जग गया, इनएक्टिव से एक्टिव हो गया। क्या pH चाहिए? 1.8। अब ये पेप्सिन एंजाइम बन गया। अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? देखिए साहब क्या करेगा। ये प्रोटीन पे काम करेगा, और पेप्सिन जो है प्रोटीन पे काम करके प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देगा। जो भी प्रोटीन खाएंगे आप, दाल में खाइए, सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा है, पढ़ते हो ना, सोयाबीन में मैक्सिमम प्रोटीन है, दाल में है प्रोटीन है, मीट में प्रोटीन है। सारे प्रोटीन को ये जो है पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है तोड़ेगा। तो तोड़ने की क्रिया है ना डाइजेशन, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में टूट गया। टूटने पर क्या है, लेकिन हमारा सेल को क्या चाहिए भैया? प्रोटीन का किस रूप को चाहिए? सिलेक्ट करेगा अमीनो एसिड्स को। अभी अमीनो एसिड नहीं बना, देखो आगे कैसे बनेगा। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले इन द इम्पॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन, चिकनाहट में, आगे बढ़ने में। और दूसरा क्या है कि भैया HCl इतना एसिडिक है, 1.8 है, तो हमारे पेट को गला क्यों नहीं देता साहब? तो गलाने में से रोकने के लिए, गलने से रोकने के लिए यही म्यूकस और बाइकार्बोनेट का रोल है। अगर इसलिए जब भूख लगे तो खाना खा लीजिए, पाचक रस उसमें बन के तैयार है, भोजन का इंतजार कर रहा है, नहीं खाइएगा, स्टोमक में गला देगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, पेट में घाव हो जाएगा। इसलिए भूखे कभी नहीं रहना चाहिए बेटा। रेनिन, डबल एन का कमाल देखो। ये रेनिन जो है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये क्या करता है? दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है कैसीन। इस कैसीन को रेनिन जो है डाइजेस्ट करता है। ये रेनिन जो है बच्चों में ज़्यादा बनता है, जैसे जैसे उम्र ढलेगा इस रेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसलिए हमारी उम्र में आइएगा 50 साल 60 साल तो ज़्यादा मम्मी कौन बोलिएगा बच्चों की दूध पीजिए, दही खाइए, क्योंकि दूध को पचाने वाला एंजाइम नहीं है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। थोड़े सा जो है गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज नाम का एंजाइम भी है जो कि फैट को पचाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आइए। अब भोजन जो है आगे बढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका इंटेस्टाइन का 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। नाम क्वेश्चन पूछेगा बड़ा कौन? स्मॉल की लार्ज, तो 90% बच्चा लार्ज मतलब लार्ज हो गया, बड़ा हो गया। जी नहीं साहब, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नामकरण किया गया उसके लंबाई पे नहीं किया गया, उसके ल्यूमन पे किया गया। उसकी मोटाई कितना, पाइप का मोटाई कितना है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पाइप है, डायमीटर जो है पाइप का वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन रखा गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन है, डायमीटर जो है पाइप का वो छोटा होता है, इसलिए उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया। लेकिन लंबाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ज़्यादा होता है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर का 6 मीटर अकेले ये कवर करता है, और 1.5 मीटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन कवर करता है। इसलिए बच्चों लोग दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो। उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, DJI, डोडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, CCR, सीकम, कोलन, रेक्टम, पढ़ा चुके हैं बेटा। उसके बाद मूवमेंट जो है हमारे इंटेस्टाइन में जो है बाइल जूस, लीवर, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों एक ही पाइप से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज में बनता है, बाइल लीवर में बनता है। दोनों का पाइप का एक पाइप है जिस पाइप में दोनों से वो आता है डोडोनियम में, उसका नाम है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। आपको बेटा याद करना है, यहाँ पर एक कमाल खाली याद कर लो कि जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट है
जहाँ डुडोनियम में जहाँ पर खुलता है वहाँ पर जो भाल्व लगा है उस भाल्व से हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है। 12th का बोर्ड दो, मेडिकल दो, दुनिया कोई परीक्षा दो, उसका नाम है स्पिंचर ऑफ ओडी। क्या नाम है बेटा? स्पिंचर ऑफ ओडी, जो कि वाल्व का नाम है, जो कि हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट में लगा है। ये हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट कहाँ खुलता है? डुडोनियम में खुलता है। डुडोनियम का शेप पूछता है, सी शेप है, पर सबसे छोटा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का 25 सेंटीमीटर का मात्र। पैंक्रेटिक जूस, पैंक्रेटिक जूस जो है इसमें 6 नंबर याद कर लेना, 6 एंजाइम का निर्माण करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये है कि तुमको हर परीक्षा में गड़बड़ाएगा कि पैंक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस में क्या फर्क है, तो ये सब मिल जाएगा, लेकिन इसको याद कर लेना, न्यूक्लिएजेज। ये न्यूक्लिएजेज जो है, जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है, डीएनए आरएनए, नाम सुने होगा डीएनए आरएनए। ये न्यूक्लिएजेज जो है 2 तरह का होता है, डीएनए को तोड़ने वाला, आरएनए को तोड़ने वाला, डीएनएज और आरएनएज, जिसको न्यूक्लिएजेज कहते हैं। दिस न्यूक्लिएजेज फाउंड ओनली इन द पैंक्रेटिक जूस। इसी पॉइंट को याद कर लेना बेटा। बाकी क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये 3 एंजाइम जो है, ये तीनों एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। दूसरी बात है ये अमाइलेज। अमाइलेज जो है ये जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को ब्रेक डाउन करता है। और आगे देखो बेटा, फिर कहता है कि जो पैंक्रेटिक जूस में जो एंजाइम है, इसमें जो ट्रिप्सिनोजेन है, ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है कि जो ट्रिप्सिनोजेन जो एंजाइम है, इस ट्रिप्सिनोजेन को इंट्रोकाइनेज नाम का जो है ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव ट्रिप्सिन में इंट्रोकाइनेज ट्रांसफर करता है। और जब ट्रिप्सिन बनेगा तो वो फिर क्या करेगा, जो दूसरे एंजाइम है इनको एक्टिवेट करेगा। कंसेप्ट को क्लियर कर लो बेटा कि ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन किया? इंट्रोकाइनेज किया। और जब ट्रिप्सिन बना तो ये ट्रिप्सिन जो है बाकी जो एंजाइम देख रहे हो इधर, इसको एक्टिवेट करता है, विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम्स इन द पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रेटिक जूस में जो दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट कौन किया साहब? तो वो कर दिया ट्रिप्सिनोजेन या ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन किया? इंट्रोकाइनेज किया। क्वेश्चन पूछेगा कि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कौन किया साहब? पेट में HCl किया, तो पेट में HCl और इंटेस्टाइन में इंट्रोकाइनेज। एकदम दिमाग में बैठा लो बच्चे हो, ये क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन ये है। उसके बाद आइए बाइल पर। बाइल का निर्माण कौन किया? बाइल का निर्माण लीवर किया। वो बाइल कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बनता है लीवर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये बाइल कैसा है? येलोइश ग्रीन टाइप का है, अल्कलाइन नेचर होता है। ये बाइल में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, रिलीज्ड बाय लीवर इनटू द डुडोनियम। और डुडोनियम आता है, हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट बताए, स्पिंचर ऑफ ओडी बताए, अब आ गया डुडोनियम में। ये बाइल में कौन कौन चीज़ है भैया? बाइल में बाइल पिगमेंट है, बाइल सॉल्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? एंजाइम नहीं पाया जाता है। बाइल में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। बाइल कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। बाइल का स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर से जो पाइप लगा उसका नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? बाइल पिगमेंट में 2 चीज़ है, बाइलोरुबिन, बाइलिवर्डिन। जान लो बेटा, ये बाइलोरुबिन और बाइलिवर्डिन क्या बला है भैया? हमारे बॉडी में जो हेमोग्लोबिन है, जिसके कारण खून का रंग लाल है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। वो जब टूटता है हेमोग्लोबिन, तो ये बाइलोरुबिन और बाइलिवर्डिन में बनता है। बाइल सॉल्ट, एनसीईआरटी में बाइल सॉल्ट दिया है। बाइल सॉल्ट का नाम याद कर लो, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ये बाइल सॉल्ट जो है फैट के इमल्सिफिकेशन में, ब्रेकेज में मदद करता है। समझा बेटा? और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल का जब लेवल बढ़ता है तो गॉल स्टोन पथरी हो जाता है। इसी का कमाल है कोलेस्ट्रॉल का। इसलिए आप लोग जो है डालडा कम खाइए, तेल का यूज ज़्यादा करिए, क्योंकि कुछ से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। धमनिया में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपका जो है ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, बहुत सा आपका स्टोन का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा।
बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन साहब? इमल्सिफिकेशन मतलब हुआ कि फैट के बड़का बड़का चट्टान छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में टूटना, बिग मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटना। अब फैट के छोटे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? नाम है भैया माइसेल। फैट के छोटे मॉलिक्यूल का नाम है माइसेल। और इस फैट को कौन डाइजेस्ट करता है? कौन एंजाइम? नाम है लाइपेज। और कहता क्या है कि जो म्यूकोसा है, तुमको बताया कि हमारे इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसल रीजन होते हैं उसी में ग्लैंड है, उसमें ग्लैंड का नाम है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर है, गॉबलेट ग्लैंड भी कहते हैं, एक सेल का बना हुआ यूनिसेलुलर सेल है। यही जो है सिक्रीशन करता है, क्या बनाता है? म्यूकस। खूब क्वेश्चन आता है, गॉबलेट सेल कैसा नेचर है? यूनिसेलुलर नेचर है, क्या बनाया? म्यूकस बनाया। और कहता है क्या कि जो गॉबलेट सेल और जो इंटेस्टाइन में जो ब्रश बॉर्डर सेल होते हैं, ये इंटेस्टाइनल जूस और सकस इंट्रिकस का ये निर्माण करते हैं। अब आगे देखिए, दिस जूस कंटेन, कहाँ का जूस भैया? ये जूस की बात हो रही है आपका इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइनल जूस का, जिसका नाम है सकस इंट्रिकस भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंट्रिकस निर्माण कौन किया? तो गॉबलेट सेल किया और ब्रश बॉर्डर सेल मिलकर के इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंट्रिकस का निर्माण किया। इसी का एक अलग अलग नाम, एक ही नाम है, एक ही चीज़ का दो नाम है। इस जूस में क्या है साहब? 7 गो, के गो? वहाँ 6 गो था, यहाँ क्यों कहा नहीं है 7 गो? खोपड़ी में बैठा लेना कि पैंक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियेज पाया जाता है जो यहाँ नहीं पाया जाता है। और न्यूक्लियेज क्या है? डीएनएज और आरएनए, जो डीएनए को ब्रेक करने वाला न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। अब क्या है? माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज। माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज ये डाइसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में मदद करते हैं। डाइपेप्टिडेज प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं। लाइपेज फैट के डाइजेशन में मदद करते हैं। और आपका न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज जो है ये न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में मदद करते हैं। ये चीज़ जान लो बेटा। अब क्या कहता है? म्यूकस एलोंग विद बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैंक्रियाज, चाहे गैस्ट्रिक ग्लैंड हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे स्लाइवा हो, बाइकार्बोनेट और म्यूकस का निर्माण हर जगह हो रहा है, क्योंकि उसको जो एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है किससे? मसल से बना हुआ है, बहुत मुलायम चीज़ है और इतना भारी भरकम काम हो रहा है। हर चीज़ मुर्गा मसलम सब खाते हैं, सबको पचाना है। तो ये सब जो इंजाइम्स हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज ना करें, उससे ये सब बचाता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट बचाता है। जो मीडियम क्या बताया? 7.8, 6.8, 1.8, यहाँ क्या आ गया? 7.8 आ गया। आपको क्या बताया कि जितने भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ग्लैंड है म्यूकोसा रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन एक ग्लैंड का नाम है ब्रूनर ग्लैंड, जो सब म्यूकोसा रीजन में पाए जाते हैं डोडोनियम के। ये हिट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आता है कि ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं। तो सब म्यूकोसल ग्लैंड है, म्यूकोसा में नहीं पाए जाते हैं, डोडोनियम में पाए जाते हैं। किसका सिक्रीशन कर रहे हैं? खुद बोल रहा है म्यूकस का सिक्रीशन कर रहे हैं। ठीक है साहब, आगे आइए। प्रोटीन प्रोटियोजेज, प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज बना था। जब पेप्सिन प्रोटीन पर जब पेप्सिन काम किया था तो क्या बनाया था? पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज। इस 3 पर कौन एंजाइम काम कर रहा है? ये काम कर रहा है आपका, देखिए, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये जो है पैंक्रियाटिक जूस का, ये किस में कन्वर्ट कर दिया? डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया, 2 अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। 2 अमीनो एसिड्स आपस में जुटे हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट, मुंह में बोलस, पेट में चाइम, वो कहाँ आ गया? इंटेस्टाइन में। तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो क्या करेगा कि 30% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में हुआ, 70% डाइजेशन बचा हुआ है, वो उसका डाइजेशन पैंक्रियाटिक अमाइलेज करेगा और उसको किस में ब्रेक कर दिया बेटा? उसको डाइसेक्राइड में ब्रेक कर दिया। उसके बाद फैट की कहानी आई है। फैट का क्या होता है? फैट को डाइजेस्ट करने वाला एक ही तरह का एंजाइम है, हम लोग को पढ़ने में सुविधा हो गया, उसका नाम है लाइपेज। ये लाइपेज क्या करेगा? फैट को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में ब्रेक कर देगा। अब ये न्यूक्लियस जो बताए थे कि न्यूक्लियस जो है कहाँ पाया जाता है बेटा? न्यूक्लियस खाली पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। न्यूक्लियस
क्या है भाई? एक एंजाइम है। किस पर काम करता है? न्यूक्लिक एसिड पे करता है। न्यूक्लियस किस तरह का होता है? 2 तरह का होता है, डीएनएज और आरएनएज। जो डीएनए को ब्रेक करे, आरएनए को ब्रेक करे। अब देखिए, कोई भी जो न्यूक्लिक डीएनए आरएनए किसका बना है साहब? डीएनए आरएनए किसका बना हुआ है? क्वेश्चन पूछेगा तो डीएनए आरएनए बना है 3 चीज का, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। तब तीनों चीज रहेगा, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट, उसको कहेंगे टाइड, TID टाइड। देखिए न्यूक्लियो यहाँ भी है, न्यूक्लियो यहाँ भी है, यहाँ टाइड है, यहाँ साइड है। 3 चीज है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट, तीनों साथे रहेगा तो उसको कहेगा न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड का। और जब फॉस्फेट को किनारे कर दीजिए तो क्या बचेगा? न्यूक्लियोसाइड। साइड कर दिए किसको? फॉस्फेट को। तो ये न्यूक्लिक एसिड को जो 2 तरह का होता है, डीएनए आरएनए, उस पर एंजाइम का नाम है न्यूक्लियेज काम करेगा, जो उसको न्यूक्लियोटाइड में पहले ब्रेक करेगा। नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट रहेगा इसमें, फिर इसमें से फिर न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करेगा, इससे फॉस्फेट को किनारे कर देगा, ढकेल देगा। अब आइए इंटेस्टाइनल जूस की कहानी देखिए क्या है भाई। इंटेस्टाइनल जूस में क्या है? 7 गो एंजाइम बताया था ना। The enzymes in the succinate acid intestinal juice act on the end product of the reaction। कहाँ से? जो पैंक्रियाज के बाद। अब अगला जो काम है वो कौन करेगा? वो इंटेस्टाइन का जूस करेगा, पाचक रस करेगा। उसका नाम क्या है? डाइपेप्टाइड्स। डाई मतलब 2 बना था ना वहाँ, उस पर डाइपेप्टिडेज एंजाइम काम करेगा। एंजाइम का नाम सब लिखा हुआ है बेटा, इसको याद कर लीजिएगा। बताया थे 1 2 3 4 5 6 है, 6 तरह का। अब देखिए क्या है भाई, ये डाइपेप्टाइड्स बताए थे। पेप्टाइड मतलब पी से प्रोटीन के बारे में कुछ कह रहा है, तो प्रोटीन का अंतिम क्या था? अमीनो एसिड में बदल गया। अब यहाँ पर देखिए, ये माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज, ये एक ऐसा चीज है जिससे दुनिया में कभी कोई परीक्षा दो, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है, ये तीनों डाइसेक्राइड है। पहला बात, माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। लैक्टोज का मतलब हो गया क्या? मिल्क शुगर। सक्रोज का मतलब क्या हो गया? जो चीनी खाते हैं, क्वेश्चन पूछेगा जो चीनी डेली खाते हो उसका नाम क्या? सक्रोज। जो केतारी में चीनी है, शुगर है, केतारी का रस क्या है भैया? सक्रोज। और ये माल्टोज जो है, माल्ट शुगर है, गेहूं चावल में जो मिलता है माल्ट शुगर। माल्टोज पर कौन एंजाइम किया? नाम बड़ी हल्का है, माल्टोज है, या एज कर दीजिए, ओ के एक कर दीजिए, माल्टोज काम कर गया एज पर। सक्रोज में ओ हटा के एज कर दीजिए, ओ हटा के एज कर दीजिए। ये तीनों तो याद हो गया आपको। अब क्वेश्चन दुनिया का कोई ऐसा परीक्षा नहीं कि जिससे एक क्वेश्चन नहीं आता है। अब इसका कमाल देखो बेटा, कैसे याद होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई सक्रोज जो है कोची से मिलके बना है, कौनची में टूटता है? कोची से मिलके बना है, तो कैसे याद होगा? याद करने का तरीका देखो, तीनों में कॉमन कोची है भैया, तीनों में ग्लूकोज कॉमन है, चाहे माल्टोज रहे, सक्रोज है, लैक्टोज रहे, तीनों में ग्लूकोज कॉमन है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी फंसेगा ये नहीं कि भाई माल्टोज में ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है कि गैलेक्टोज है ना। तो यहाँ पर याद कर लो बेटा कि जी ग्लूकोज पहले याद, ग्लूकोज हो गया, दोनों ग्लूकोज है। देखो यहाँ ग्लूकोज क्या हो गया? माल्टोज। और सक्रोज जो है, जो चीनी खाते हैं, उसमें क्या? फ्रक्टोज, स्वीटेस्ट शुगर, दुनिया का सबसे फल में पाया जाने जो फ्रक्टोज है। GF याद करो, GF याद कर लो, याद हो जाएगा। लैक्टोज जो मिल्क शुगर है, ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। न्यूक्लियोटाइड्स जो बना, इस पर कौन एंजाइम काम किया? टाइड्स है ना, तो न्यूक्लियोटाइडेज, खाली एज जोड़ देना है। ये न्यूक्लियोसाइड में बन गया। बताया कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट होगा। लेकिन साइड में क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस और शुगर होगा, फॉस्फेट नहीं होगा। तो न्यूक्लियोटाइड को साइड में कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम।
एज जोड़ देना खाली, और न्यूक्लियोसाइड्स पर न्यूक्लियोसाइडेज काम करेगा। और किस में ब्रेक कर दिया? शुगर और बेस में ब्रेक कर दिया। आपको हम बताए शुगर और बेस मिलके क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड बनाया। और इस न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ा? फॉस्फेट जुड़ा, तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब जो फैट था डाई और मोनोग्लिसराइड, इसमें लाइपेज काम किया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपका बन गया। अब क्या देखिए कि द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स एबव अकर्स इन द डुओडेनियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है? डुओडेनियम के रीजन में हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है कि 90% डाइजेशन जो है, डाइजेशन का मेजर पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में खाली काम है एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ये बात कर लीजिए। द सिंपल सब्सटेंसेस thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine। बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट DJI, डोडोनियम, जेजनम, इलियम। अब जो खाना पच गया वो कहाँ एब्जॉर्ब हुआ? जेजनम में, और जेजनम और इलियम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट यही है, इलियम है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यही जो है फिर जा कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 हिस्सा DJI, इलियम। इलियम कहाँ मिलेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या हिस्सा? 3 हिस्सा, CCR, सीकम, कोलन, रेक्टम। क्वेश्चन पूछेगा साहब कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है किस में मिलता है? तो बोलिएगा सर इलियम जो है वो सीकम में मिल गया। इलियम का किसे मिला? सीकम में। अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड जो खाना पचा, जो अनडाइजेस्टेड बेकार का चीज़ रहा, जिसको हमारा बॉडी सोख नहीं पाया, वो कहाँ आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा कि अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है। हमारा बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ भगवान जी ने बनाया है कि गए शादी ब्याह पार्टी में, मार रसगुल्ला 10 रसगुल्ला ठूस लिए तो क्या सबको बॉडी ले लेगा? नहीं साहब, नहीं लेगा। इसका लिमिट है, कोटा भगवान फिक्स कर दिया। एक बार में 4 रसगुल्ला, तो 4 रसगुल्ला का पाचन होगा, बाकी रसगुल्ला निकल गया बाहर। हाँ, इसलिए जब खाना हो तो 2 रसगुल्ला खाइए, 2 घंटा का मोहलत दीजिए इसको कमाल करने के लिए। 4 घंटा के बाद खाइए तब दे ही उसको लेगा, तो ठूसने से कुछ नहीं हो जाएगा। 4 गपागप मुर्गा खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़े, सब खाली देखने के लिए संतोष हो रहा है, खूब खा रहे हैं, लेकिन इधर खूब बॉडी लेवल नहीं करेगा, बॉडी सब बाहर निकाल देगा। इसलिए धीरे धीरे खाइए। और उसको देखना है तो सीखिए किससे? रैबिट से, खरगोश से, जो अपना खाना हगता है फिर उसी को खाता है दोबारा। सुअर नहीं खाता है अपना पैखाना, लेकिन रैबिट खाता है। रैबिट को पता है कि हमारे पैखाना में, हमारे फीकल मैटर में कुछ भोजन बचा हुआ है, भगवान उसको ज्ञान दिया है। लेकिन हम लोग इतना ज्ञानी होते हुए भी जहाँ मिल गया हराम का माल, मुफ्त का माल, गप गपा गप खाते रहिए भैया। अब आगे आइए। अब क्या कहे? डाइजेशन का काम खत्म, अब आ गया एब्जॉर्प्शन का काम। द अनडाइजेस्टेड हो गया। द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है साहब? इसका काम है पानी, वाटर। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन मटेरियल है भैया? कौन कंपाउंड है? पानी। सबसे ज़्यादा पानी है, वाटर है। 70 to 80% हमारे सेल पानी का बना हुआ है। पानी मीडियम प्रोवाइड करता है। पानी जो है सब्सटेंस को ट्रैवल करने में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है वाटर का। और इसलिए कहता है कि पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और पानी, मिनरल्स और ड्रग्स जो है इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा? लार्ज इंटेस्टाइन में। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस तो जरूरी है साहब, क्योंकि म्यूकस जो स्लिपरी प्रोटीन है, भोजन को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, हमारे प्रोटेक्शन में भी, अंदर इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्शन भी दे रहा है। उसके बाद भी हेल्प, और उसको जो है अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स जो है उसको जो है उसको लोइया बनाने में ये जो है म्यूकस का बहुत बड़ा रोल है। विच हेल्प इन एडहेरिंग द वेस्ट पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फ्रॉम ईजी पैसेज। वो जो है पैखाना के द्वारा, एदल पैसेज के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। अब आगे आइए। फीसेज मतलब हो गया पॉटी, पैखाना, अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारा बॉडी रिजेक्ट कर दिया, हमारा बॉडी नहीं लिया, वो हमारा कहाँ आ गया? बताया लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम जो है बताए थे जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ मिलता है उसको सीकम कहते हैं। सीकम से क्या अटैच था? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अटैच था। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सुने वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई फंक्शन नहीं है। अपेंडिसाइटिस का डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, अपेंडिक्स बढ़ गया भैया, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कर दो।
तो वहाँ भी एक वाल्व लगा हुआ, इलियोसिकल वाल्व, इलियम और सीकम में वाल्व लगा है कि जो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर को बैक फ्लो में मदद करता है, फिर बाहर उल्टा ना आ जाए। और जो रेक्टम है, जब पैखाना, जब फीकल मैटर अनअब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड पार्ट कहाँ पहुँचेगा? रेक्टम में। तो जैसे ही रेक्टम में पहुँचेगा तो वहाँ से सिग्नल ब्रेन में चला जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अर्ज कर लगेगा कि हमको पैखाना लग गया, पोटी लग गया। वहाँ तो ठीक है भैया। अब आगे देखिए क्या हुआ कि जो फीकल मैटर का जो बाहर निकलना है वो डिपेंड कर रहा है न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल है। भैया पोटी लग गया, अब जगह देखिएगा ना कि स्कूल में है कि कहाँ है, क्लास में है, पोटी लगे तो वहीं पखाना फिर दीजिएगा? नहीं, उसको रोक के रखिएगा, रुका रहेगा। और जब हम वहाँ तो बन गया, वहाँ तो इनवॉलेंट्री एक्शन था। अब उसके बाद बाहर निकलने की जो क्रिया है वो वॉलेंट्री एक्शन है। हमारे चाहेंगे तो हम पैखाना को रोक भी सकते हैं, फीकल मैटर को रोक सकते हैं 2-4 घंटा, और फिर जब जगह देखेंगे तो फिर वहाँ पर हम उसको बाहर निकालेंगे। अब आगे देखिए, The sight, smell and the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of the saliva. नाम सुने, लड़की लोग बोली इमली, अचार, मुंह में टपर टपर, कुत्ता को दिखाइए, घंटी बजाइए, कुत्ता को दिखाइए, कोई बढ़िया चीज़ है, मुंह से टपाटप लार निकलता है तो वही करता है। देख करके, सूंघ करके या सुन करके भी जो है मुंह से लार टपकता है, सलाइवा मतलब लार। अब आगे देखिए क्या कहता है साहब कि दी मस्कुलर एक्टिविटीज़ और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री किनार कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड न्यूट्रल मैकेनिज्म। ये सारा ब्रेन है ना, खाना खाए, रात में सूत गया, खा कर सुबह सब बन गया, ऑटोमेटिक क्रिया हो रही है। तो कोई तो सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल कौन कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है बॉडी का? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? वर्टिब्रल कॉलम। बट तो याद कर लो। अब क्या है कि लोकल हार्मोन्स आर सिक्रेटेड, बहुत से लोकल हार्मोन भी हैं, जैसे गैस्ट्रीन है, सिक्रेटिन है, सीसीके है, जीआईपी है, ये सब लोकल हार्मोन भी हैं जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। अब बेटा अगला चैप्टर जो है एब्जॉर्प्शन, जो खाना बन गया, पचा, जो खाना डाइजेशन हो गया, अब उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्प्शन भी होना है। एब्जॉर्प्शन की क्रिया कहाँ हो रही है? इंटेस्टाइन में हो रही है। तो वहाँ उसके लिए क्या हुआ कि जो मेरा म्यूकोसा रीजन है उससे स्मॉल ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? विलाई कहते। क्या कहते बेटा? विलाई कहते। वो विलाई क्या करता है? एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज कर देता है। और वो जो भोजन है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मेरा ब्लड वेसल करता है, खून के द्वारा वो सोख लिया जाता है। लेकिन फैट का जो होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जो लिम्फ वेसल है, लिम्फ है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है। और लिम्फ वेसल जो विलाई में पाए तो उसको लैक्टियल कहा जाता है। और वो क्या होता है बेटा, दिमाग में बैठा लो कि जो बाइल ने क्या किया कि फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा, जिसको माइसेल कहा। लेकिन जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वहाँ पर लोचा क्या हो गया कि उस फैट मॉलिक्यूल को ऊपर एक प्रोटीन का कोटिंग आ जाना चाहिए। जब प्रोटीन का कोटिंग आ जाएगा तो उसको कहेगा काइलोमाइक्रोन। वो काइलोमाइक्रोन के रूप में जब कन्वर्ट होगा तब हमारा जो है लिम्फ वेसल उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको सेल तक पहुंचा दिया। सेल में पहुंचा तो सेल में पहुंचने के बाद अब सेल में क्या होगा कि अब सेल उसको अपने ढंग से जो भी खाना खाए, वो नॉन लिविंग था, वो लिविंग में कन्वर्ट होगा। जो हमारे सेल में जो जो चीज़ का कमी था वो सब सेल उसको, जो उसको रॉ मटेरियल मिल गया, अब सेल उसको कन्वर्ट करेगा। उसी को कहता है एसिमिलेशन। क्या कहता है बेटा? एसिमिलेशन। तो हमारा डाइजेशन में क्या, पहले खाना खाए इंजेशन, फिर क्या हुआ डाइजेशन, फिर क्या हुआ एब्जॉर्प्शन, फिर क्या हुआ एसिमिलेशन। जो भोजन एब्जॉर्ब हुआ उसको सेल जो है रॉ मटेरियल की तरह यूज करके अपने डिफरेंट रूप में बदल देगा, कन्वर्ट करेगा जैसा दरकार होगा। अब आगे देखिए, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो 3 प्रोसेस से हो रहा है, बचपन से पढ़ते हो। एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। तो बेटा इसमें जो आपको याद करना, एक्टिव मतलब हुआ कि हाई कंसंट्रेट, लो से हाई की ओर बढ़ना विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी फॉर की एनर्जी चाहिए। हाई से लो की ओर बढ़ना, नीचे से ऊपर बढ़ना है तो एनर्जी चाहिए, उसे कहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाई से लो की ओर आना, ऊपर से नीचे आना, कोई एनर्जी का दरकार नहीं है, उसे कहता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और किसी मॉलिक्यूल का किसी मीडियम के द्वारा कैरियर प्रोटीन की चला साथ पहुंचा दे हो, उसे कहता है कैरियर प्रोटीन को, उसका फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। क्वेश्चन पूछता है कि वो कैरियर प्रोटीन का नाम बताइए साहब,
खूब क्वेश्चन आता है, उसका नाम है सोडियम आयन, याद कर लेना बेटा। आगे क्या कहता है कि जो एब्जॉर्प्शन है ये एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव है और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है। पैसिव जो है हाई से लो की ओर, नो एनर्जी। एक्टिव क्या है, लो से हाई की ओर विद यूज ऑफ एनर्जी। फैसिलिटेड क्या है, कैरियर प्रोटीन की मदद से ये कार्य होता है। अब आप जान लीजिए बेटा कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो तीनों प्रोसेस के द्वारा होता है। क्योंकि बॉडी कभी ग्लूकोज और अमीनो एसिड को बॉडी से बाहर निकलने नहीं देगा, लॉस होने नहीं देगा। जहां पर वो जैसा मौका लगेगा वो एक्टिव पैसिव फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट्स के द्वारा होगा। क्लोराइड आयन के बारे में क्वेश्चन बराबर आता है कि क्लोराइड आयन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और सोडियम आयन जो बताए ये कैरियर प्रोटीन का काम करता है, इसका ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसलिए NaCl सोडियम क्लोराइड, यहाँ सोडियम एक्टिव, क्लोराइड पैसिव, याद कर लेना बेटा। ये हिट क्वेश्चन है परीक्षा का, हर से परीक्षा आता है। और वाटर का जो मूवमेंट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के द्वारा होता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पानी में इंसॉल्युबल है, ब्लड में वाटर पाया जाता है, इसलिए क्या है उसका एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, लिम्फ वेसल कर रहा है बेटा। वही कहता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल ज्वाइन इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल माइसल्स कहता है, जो कि ये माइसल्स जो है इसके ऊपर प्रोटीन का कोटिंग आ गया, फैट ग्लोब्यूल के ऊपर जब प्रोटीन का कोटिंग आ गया तो उसको कहता है काइलोमाइक्रोन। इसको लिम्फ वेसल में चला गया, वहाँ से वो सेल में चला जाता है। और इस तरह से देखते हैं बेटा कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो हमारे जो होता है वो कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अब इससे क्वेश्चन एक हमेशा आता है, मौत जो ड्रग, कभी कभी आप लोग जो है गंजेड़ी लोग देखते होंगे कि चरस अफीम गांजा ये सब जो खाता है, खैनी खाते हो, तो वो जो है केमिकल है ना, ड्रग है, बहुत सा ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जीभे से हो जाता है। जीभ पे लिया और उसको स्वाद मिल गया, उसका जो है एक्शन चालू हो गया। पेट के बारे में कहता है कि पानी, चीनी और अल्कोहल, दारू पिया, पेट में गया उसको चालू हो गया, तो ये वाटर, शुगर, अल्कोहल का डाइजेशन स्टोमक में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में याद कर लेना कि ड्रग, कुछ ड्रग का जो है और वाटर का जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। बाकी तो सब जो है जितना चीज पढ़े वो सब तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो ले ही लेगा। अब एब्सिमिलेशन भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। एब्सिमिलेशन क्या है कि एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यू। कहाँ चला गया साहब, ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड कहाँ गया साहब, सेल में गया, टिश्यू में गया। वो टिश्यू और सेल उसको अपने ढंग से यूटिलाइज करेगा, नॉन लिविंग को लिविंग में कन्वर्ट करेगा। वी आर द लिविंग एंटिटी, हम लोग लिविंग है, हमारा सेल जिंदा है, तो भाई वो नॉन लिविंग को लिविंग में कन्वर्ट होना, उसी को एसिमिलेशन कहता है। और जो चीज़ हमारे बॉडी में घट रहा है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जो सामान घट रहा है, उस सब का निर्माण इसी से होगा। ये ग्लूकोज आपका जो 3 तो सामान बना, उसी से डिफरेंट चीज़ सामान बनेगा। जैसे आपके यहाँ गेहूँ से मम्मी कभी रोटी बनाई, कभी पूड़ी बनाई, कभी निमकी बनाई, उसी तरह से हमारा सेल जो है उस सबको रॉ मटेरियल से अलग अलग सब सामान बनाता है। अभी सब हम पढ़ा चुके हैं आपको। डिफिकेशन वाला पैखाना, जो एनल ओपनिंग से जो पैखाना निकलता है उसको डिफिकेशन कहते हैं। ये वॉलंटरी प्रोसेस है, वॉलंटरी प्रोसेस है, और यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। एक यही पर एक क्वेश्चन आता है बेटा जो हमेशा आता है, जिसका नाम सुने होगा, पाइल्स हो गया, बड़े सुनो, पाइल्स हो गया, बवासीर हो गया। क्या है भैया, पाइल और बवासीर क्या हुआ? तो पाइल्स और बवासीर क्या होता है इसके बारे में 2 सेकंड में तुमको कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि जिस आदमी को लगातार परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज की शिकायत होगी, पॉटी ठीक से नहीं निकलेगा, तो जो रेक्टल, जो एनल ओपनिंग, एनस के पास जो रेक्टल वेन है, वेन भी एक ब्लड वेसल है, उसको कहता है रेक्टल वेन। रेक्टल वेन का जो वाल्व होता है आपके कॉन्स्टिपेशन के कारण, जिसको लगातार कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कब्ज की शिकायत रहेगी, उसका वाल्व जो है रेक्टल वेन का, वो ठीक से काम नहीं करना बंद कर देगा, उसमें कुछ खराबी आ जाएगी। तब क्या होगा कि ब्लड जो है रेक्टल वेन में डिपॉजिट हो जाएगा। और जब रेक्टल वेन में डिपॉजिट होगा, काहे डिपॉजिट हुआ साहब? क्योंकि वाल्व जो था ऑफ द रेक्टल वेन वो खराब हो गया, तब वहाँ ब्लड का डिपोजिशन हो जाएगा। और जब ब्लड का डिपोजिशन होगा तो आगे भैया के बापा अरे बापा चिल्लाएगा, बैठल पार नहीं लगेगा, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। उसे कहता है पाइल्स हो गलो, बवासीर हो गलो, भगंदर हो गलो, ऑपरेशन करावा बाबू, कोई उपाय नहीं है। अब थोड़ा सा बच गया बेटा, 5 मिनट का कहानी और बच गया। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब कि पेट ज़्यादा खा लेंगे तो कौन कौन बीमारी, पेट के बीमारी के बारे में। डिसऑर्डर मतलब बीमारी,
किसका बीमारी? ये हमारा मोटा मोटी दिमाग में पेट का बीमारी। कौन कौन बीमारी है भैया? तो बीमारी जो होता है वो देखिए क्या क्या है। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल इंडोपैरासाइट, पेट में जोक है, जोक का नाम है टेपवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म। इसे जोक का नाम है, जो पेट में जोक पाया जाता है उसके खूब क्वेश्चन पूछता है। मेडिकल का ये हिट क्वेश्चन है कि पेट का सबसे कॉमन बीमारी कौन है? तब पूछेगा कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री, इंडाइजेशन। नहीं भैया, वो है आपका क्या है? द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, द मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यही आंसर लिखिएगा बेटा। ये हिट क्वेश्चन है मेडिकल का कि कॉमन एलिमेंट, कॉमन बीमारी, सबसे कॉमन बीमारी क्या है? कि हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाना। सूजन किसके द्वारा हुआ? बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट को जोक करते हैं। और जोक में निकलता है, नोवरम वगैरह गोली खा लो जोक निकलेगा, या जो है अजवाइन खाइए, घर का सबसे बढ़िया इलाज है अजवाइन है। टमाटर खाइए कच्चा, गुलकी डाल करके, सब पेट का कीड़ा बाहर निकालेगा। नारियल का पानी पीजिए, पेट का कीड़ा बाहर निकालेगा। और ये पिन वर्म के बारे में जान लो कि जिसको बच्चा बैठ के पखाना जो है पीछे जो है नोचते का खोलते रहता है, ये पिन वर्म रात में निकलता है और चुभता है। पखाना के रास्ते में चुभन होगा तो बच्चा लोग देखोगे हमेशा नोचते रहेगा, नोचते नोचते अंडरवियर पैंट से फाड़ लेता है। ये पिन वर्म। क्वेश्चन आया थ्रेड वर्म के कारण कौन बीमारी हुआ? इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हुआ, मोस्ट कॉमन एलिमेंट है। अब आगे जॉन्डिस, पीलिया का रोग। अरे भाई, पीलिया का रोग कोई रोग नहीं है, ये सिम्टम है। पीलिया का रोग जो हुआ, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, जब मेरा लीवर खराब होगा, बीमारी है लीवर खराब होना, तो लीवर क्या करेगा? बाइल पिगमेंट है ना बेटा, बाइलोरुबिन, बाइलिवर्डिन, उसका एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है ठीक से, बॉडी बाहर नहीं निकाल पा रहा है, हमारे ब्लड में जमा हो जाएगा, लीवर इज अफेक्टेड। ये बाइलोरुबिन, बाइलिवर्डिन जो है बेटा, उसके कारण जो है पीलापन, आँख पीला, नाखून पीला, पखाना पीला, पेट सब, पेशाब पीला, सब पीला होगा। लीवर जो खराब होगा तो हमारा जो बाइलोरुबिन, बाइलिवर्डिन का एक्सक्रीशन जो है वो नहीं होगा, तो वो क्या कर टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट आ गया ना, बाइलोरुबिन, बाइलिवर्डिन। और क्वेश्चन पूछता है कि पैखाना का जो डिफरेंट कभी पैखाना दम पानी, बच्चा कहेगा बच्चा दूध पीता है सफ़ेद, पैखाना पीला होता है, साहब काहे होता है साहब? अरे साहब इसी कारण होता है, बाइल पिगमेंट के कारण होता है। पेशाब का रंग पीला काहे होता है साहब? हीरोक्रोम के कारण होता है। ये सब चीज़ जान लो बच्चा। वोमिटिंग, उल्टी हो जाना। तो उल्टी होने के पहले बच्चा लोग दिमाग लगाओ कि जब भी तुमको उल्टी होगा तो पहले जो है मुँह पिचपिचाएगा, पहले मुंह क्या होगा? पिचपिचाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये फीलिंग ऑफ नौसिया, जी मिचलाना, प्रिसीड्स वोमिटिंग। वोमिटिंग आने के पहले मुंह में लार आना शुरू हो जाएगा, मुंह पिचपिचावेगा, तो मन जाओ उल्टी से लग रहा है, उल्टी लग रहा है, वो उल्टी करेगा। क्या करेगा भाई? पेट का सारा माल बाहर, इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ, बाहर निकल गया। ये रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है। वोमिट सेंटर कौन है? माथा में, मेडुला। एकदम हिट क्वेश्चन है, 12th का हिट क्वेश्चन है भैया। वोमिट सेंटर कौन है? मेडुला में है। मेडुला कहाँ है? इधर है, याद रखिएगा। ये वोमिट सेंटर है, चाहे वोमिटिंग आने के पहले जी मिचलाएगा। अब आगे देखिए साहब। अब डायरिया, डायरिया मतलब पतला पैखाना। दो चीज़ होता है, डायरिया और डिसेंट्री। ये भी समझ लीजिए कि कभी कभी छोटा बच्चा हल्का सा पोटी हो गया, लीक कर गया, आएगा हो गया छर, बच्चा गोदी में लिए छर मारा, 4-5 लोगों को गंदा कर दिया, वो डायरिया हो गया। पखाना लगातार हो ना, तो ये हो गया। तो यहाँ पर डायरिया में होता है कि पैखाना का पतला हो जाना। डायरिया, डिसेंट्री एक तरह का चीज़ है, पतला हो जाना। लेकिन जो क्वेश्चन फंसता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं इसलिए परीक्षा में याद कर लो कि एक यहाँ शब्द है कॉन्स्टिपेशन, यहाँ है डायरिया। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में फर्क पकड़ो बेटा। जो क्वेश्चन आता है हर समय परीक्षा में वो है यहाँ पर बॉवल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली। यहाँ क्या लिखा? बॉवल मूवमेंट एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा, इसी से क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज होना आप कहता है कि दोनों में बॉवल मूवमेंट है, यहाँ भी बॉवल मूवमेंट आकर यहाँ भी बॉवल मूवमेंट आता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक जगह है इरेगुलर, एक जगह है एबनॉर्मल। अब परीक्षा में पूछ दिया कि डायरिया में क्या होगा, इरेगुलर होगा कि एबनॉर्मल होगा, अल्लाह फिर फंस गया।
दिमाग परीक्षा में टेंशन है कि क्या होगा, उसका फॉर्मूला याद कर लो बेटा। डी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, ए मतलब यहाँ से अब नॉर्मल, इसी से पकड़ लेना, याद नहीं करना। बायोलॉजी में सब वही बोलता है, यही तो खासियत है बायोलॉजी का कि डी से डायरिया, ए से एबनॉर्मल बस एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी या ए से एबनॉर्मल पकड़ लीजिएगा, आपका डायरिया का क्वेश्चन बन गया। और इरेगुलर जब आ गया, जब ये नहीं रहेगा तो इरेगुलर आ गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो कॉन्स्टिपेशन में कब्ज में क्या होगा भाई कि पैखाना जो है कोलोन में रहेगा, बबल मूवमेंट इरेगुलर हो जाएगा। अब इनडाइजेशन, खाना ना पच लो, धुआं डकार आवो भैया, काहे आता है? देखिए इन दिस कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, खाना पूरा पचा नहीं, पेट भरल भरल लगता है, ना माँ ना खाए का मन कर रहा है, माँ के खो खो जबरदस्ती खिलाती है, तो उसको कहता है फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट भरा हुआ लग रहा है, खाना खा ले 6 घंटा हो गया लेकिन लग रहा है पेट भरल, उसे कहता है इनडाइजेशन, फूड का डाइजेशन पूरा नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है कि फूड का डाइजेशन, इनडाइजेशन किन कारणों से होता है? तो इसका जो है बेटा सब मिला के 5 कारण है। अब 5 कारण तो परीक्षा में जिंदगी में कभी याद होगा नहीं, उसका फॉर्मूला लिख लो बेटा, सोफिया याद कर लेना, सोफिया नाम है कोई लड़की का, सोफिया, क्रिश्चियन होता सोफिया। एस से हो गया, एस से क्या हो गया? एस से हो गया स्पाइसी फूड, देखो लिखा है स्पाइसी फूड। ओ से हो गया ओवर ईटिंग, खाना था 4 रसगुल्ला खा लिए, 20 रसगुल्ला, खाना था 1 मुर्गा खा ली 4 मुर्गा, ओवर ईटिंग हो गया बेटा। एफ से हो गया फूड पॉइजनिंग, खाए कोई बैक्टीरिया वायरस घुस गया, चल हो गया फूड पॉइजनिंग हो गया। आई से इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, जितना एंजाइम बनना चाहिए था पाचन के लिए उतना एंजाइम बॉडी नहीं बना रहा है, ये हो गया इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। और ए से क्या हो गया साहब? ए से खोजिए कहाँ पर है? ए से एंजाइटी, एंजाइटी मतलब होता है कि बड़ा चिंता है, फिक्र है, 10 तरह के उसको चिंता फिक्र घेरले है कि आज हमारे साहब आ जाएंगे स्कूल में जांच के लिए, पकड़ा गए भैया, क्या होगा मालिक है प्रभु, फलना से पैसा देना है, चिंता बेटी की ब्याहना है, बहुत तरह का चिंता फिक्र हर को लगल है। कोई दुनिया में ऐसा आदमी जो चिंता फिक्र आज ना घेर ले है, छोटा बच्चा से लेकर बड़कन तक कोई एंजाइटी है, तो उसके कारण भी आपको इंडाइजेशन। और इसका फॉर्मूला याद कर लिए, सोफिया। स्पाइसी फूड, ओवर ईटिंग, एफ से क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग, आई से इनएडिक्वेट एंजाइम, ए से एंजाइटी, ये हो गया आपका डिजॉर्डर खत्म हो गया। तो डिजॉर्डर का 2 फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। डायरिया तो सबसे पहले याद करिएगा, डायरिया में जो है कहानी, टी से डायरिया, ए से एबनॉर्मल, एकदम याद कर लीजिए। और मोस्ट कॉमन एलिमेंट क्या है? इन्फ्लामेशन। यही 3 क्वेश्चन से आपका काम फंसेगा। अब इससे एक क्वेश्चन आता है, एकदम हल्का है, आपको समझा देते हैं, आपको जिंदगी भर ये टेंशन देगा। PEM, पेम का मतलब हो गया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसको पहले वो फोटो दिखाते हैं, देखिए ये कहानी भैया, बच्चा देखिए ना कैसा बच्चा है। भारत बड़ा देश है, बहुत करोड़ों रहते हैं, लेकिन 90 बहुत से बच्चे गरीब हैं, खाना नहीं मिलता, कुपोषण है, कुपोषण के शिकार हैं ये बच्चे। क्या है? कुपोषण के शिकार हैं। एक का नाम है क्वासिरोरकर, एक का नाम है मैरास्मस, ये दोनों बीमारी है। बीमारी में क्या है देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि मैरास्मस और क्वासिरोरकर ये कौन बच्चा के होता है, उम्र पूछता है, हिट क्वेश्चन है, हर परीक्षा का हिट क्वेश्चन है, कैसे गाड़ी फंसेगा, तो इसका एक फंसने का, दोनों बचपन एक जैसा लगता है देखे में, कैसे पकड़िएगा। मैरास्मस का देखिए स्पेलिंग देखिए, छोटा, ये क्वासिरोरकर बड़का, तो परीक्षा में एक ही तरीका है कि जब छोटा मतलब जिसका उम्र 1 साल से कम होगा उसको मैरास्मस होगा। अब क्वासिरोरकर बड़का शब्द है सर, इसलिए बड़का के होगा, जिसका उम्र 1 साल से बड़का है उसको क्वासिरोरकर होगा। पहला फार्मूला ही पकड़िए, कहीं रटने का दरकार नहीं। मैरास्मस छोटा वर्ड है सर, छोटा बच्चा के 1 साल से छोटा बच्चा ओकरा मैरास्मस होगा, और जो क्वासिरोरकर बड़का है सर, जिसका उम्र 1 साल से बड़ा होगा उसको क्वासिरोरकर होगा। दूसरा पॉइंट पकड़िए साहब, दूसरा पॉइंट ये पकड़ना है कि इस बच्चे को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो गई। सबसे बड़ी बात है कि मैरास्मस 1 साल से छोटे बच्चे के होता है, और दूसरा क्या है, उसको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की भोजन में कमी हो गई, तब बेचारा का ना डेवलपमेंट हुआ, ना ग्रोथ हुआ, ना मसल्स बना, देख रहे हैं हड्डी पड्डी सब दिखाई पड़ने लगा। आज क्वासिरोरकर में क्या हुआ भैया, कार्बोहाइड्रेट तो पूरा मिला, पूरा खाया, भात पूरा खाया, दाल मिलवे नहीं किया, ला प्रोटीन डिफिशियंसी है। भात अब हम लोग क्या है कि चावल मिल रहा खाने के लिए, उसको दालें नहीं मिलता है।
मीट नहीं मिलता है, अंडा नहीं मिलता है, तो देखिए उसका क्या होगा, उसको कहता है क्वासिलोडकर। तो मैरासम्स में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों डिफिशियंसी है, और क्वासिलोडकर में खाली प्रोटीन डिफिशियंसी है। ये बात को दिमाग में रख लो बेटा। तो जिसको प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज पूछेगा खाली तो क्वासिलोडकर मारिएगा, और अगर दोनों पूछेगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कभी कभी क्या करता था परीक्षा में, CBSE स्मार्ट हो गया है ना बेटा, तो क्या करेगा कि कार्बोहाइड्रेट कैलोरिक कर देगा, कैलोरिक फूड। तो कैलोरिक फूड मतलब C से कैलोरी, C से कार्बोहाइड्रेट मिला के मार दीजिएगा। अब इसी को देखिए आपको हम लिख दिए हैं, समझा दिए हैं आपको समझा के लिए कि मैरासमस छोटा, एज लेस देन 1 साल, क्वासिलोडकर बड़ा का मोर देन 1 ईयर। डिफिशियंसी किसका, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का। अब बगल में लिख दिए कैलोरी, ये घबराइएगा नहीं। और सिम्टम उम्टम में तो कोई दिक्कत, फोटो देखकर आप समझ जाइएगा। और ये क्वासिलोडकर जो है 1 साल से बड़ा उम्र, खाली प्रोटीन की कमी हुई, कार्बोहाइड्रेट भरपेट वो भात खाता है, दाल उसको नहीं मिलता है, बाकी तो कोई क्वेश्चन दिक्कत कोई टेंशन नहीं है। पेट तो देख ही रहे हैं दोनों का, इसका पेट बल्ज कर गया, देखिए कि इसका पेट जो है बल्जिंग है ना, बल्जिंग एब्डोमेन इसका, उसका पेट धसल है, घुसल है। अब आगे देखिए कैलोरीफिक वैल्यू, 1 सेकंड में आपको समझा देते हैं, ये चैप्टर ही आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या है साहब, कैलोरीफिक वैल्यू कौन खाना खाए से कितना ताकत मिलता है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कितना ताकत हमको, फूड गिव्स अस एनर्जी। तक भोजन में क्या चीज़ है, 1 2 3 कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू सब समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। खाली ये फिगर से क्वेश्चन हर समय ऐसा आता है हर परीक्षा में। तो क्या कॉमन है भैया, 4 5 9, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है 4 से 4 मिल गया, 9 से 9 मिल गया, तो हमको कोई टेंशन नहीं है भैया, हमको खाली रटना है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, पूछ देगा कि फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू क्या है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, तब याद कर 4 4 9, सर क्या बोले 449 याद कर लिए। और ये क्या है 459, यहाँ खाली 5 है, यहाँ 4 है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी। तब पहले तो आप बेसिक चीज पकड़ लीजिए, पहले आंसर क्लियर हो गया आपका, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पूछता है ग्रॉस को चाहिए सर, फिजियोलॉजिक को चाहिए सर। अरे भाई कोई भी हीट एनर्जी जो है उसको कैलोरी में नापते हैं। 1 ग्राम फूड को जो है ब्रेक करने में कितना हीट एनर्जी लगेगा कि मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जावे, उसको कहता है कैलोरी, है ना, डेफिनेशन है सर। ग्रास कैलोरिक मतलब देखिए लिखा हुआ है, आपको हम समझा देते हैं। देखिए ग्रास कैलोरिक और एनर्जी वैल्यू टेकन इन लैब कंडीशन, ग्रॉस जो है ये लेबोरेटरी कंडीशन में लिया जाता है। क्या है भाई, और फिजियोलॉजी क्या है, ये हमारे कोशिकाओं के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट बर्न किया, कितना एनर्जी दिया, उसको फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू कहता है। और ग्रॉस जो है एनर्जी वैल्यू जो है ये लैब कंडीशन में लिया आता है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम में बॉडी के अंदर सेल के अंदर लिया आता है। इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, कोई मशीन है, अपरेटस है, उसके अंदर 1 ग्राम फूड को अगर हम बर्न करेंगे तो कितना हीट लिबरेट करेगा, उसको कहता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। और फिजियोलॉजिक में क्या कहता है, सेल्स में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ सेल, और यहाँ क्या है लैब। सेल और लैब में अंतर समझ में आता है ना, लेबोरेटरी कंडीशन हो गया बाहर, ये हमारे बॉडी के अंदर हुआ। एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बाय द कंजम्पशन 1 ग्राम फूड, अगर 1 ग्राम फूड लेंगे तो हमारा सेल उसको बर्न कर करके रिस्पायरेशन के द्वारा तोड़ करके कितना एनर्जी निकालेगा, हीट एनर्जी, उसको फिजियोलॉजिक वैल्यू कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है तब। और ये सेल्सियस कैलोरी तो आपको है कि 1 ग्राम वाटर को जब 1 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो कितना लगेगा, उसको सब डेफिनेशन है। तो वो फार्मूला भी आपको याद कर लिया, आपको कर लीजिएगा कि ग्रॉस क्या है लेबोरेटरी कंडीशन, फिजियोलॉजी क्या है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर हमारी कोशिका का इफिशियंसी कितना है, कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और जो खाना खाएंगे उसका पाचन होगा, एनर्जी किस रूप में बनेगा, एनर्जी करेंसी कौन है बच्चों बताओ, उसका नाम है ATP, एनर्जी करेंसी। याद हो गया, यहाँ आपको याद हो गया 4,4,5,9 या 4,4,9, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, आप लोग मन से पढ़िए, और कोई भी दिक्कत हो आप जो है
आप हम लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम का यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए। किसी तरह का प्रॉब्लम अगर होता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपका सबका जवाब मिलेगा। मैं यही चाहता हूँ कि कोई आपको बायोलॉजी में आपके कंधा पर हाथ न रखे, उसको 440 वोल्ट करंट मारे कि कहे कि मैं बिहार में पढ़ा हूँ, गया में पढ़ा हूँ और आनंद सर के माध्यम से ये प्रोग्राम चल रहा है, उनकी जय जयकार हो।